व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी मेंटोर उम्मे उमैमा रुमान। आज 11th ऑफ सितंबर है और एक मेल पार्टिसिपेंट जो है उनका इंटरव्यू मेरे सामने आया है, तो मैंने सोचा कि इसके आंसर्स आपके साथ में शेयर करूँ। तो ये कैंडिडेट ये कहते हैं कि मुझसे बिल्कुल मेरा इंट्रोडक्शन नहीं लिया गया, और बल्कि जो पैनल के मेंबर्स थे, बल्कि जो चेयरमैन थे, उन्होंने खुद मुझे मेरा इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर दी। तो जो चेयरमैन हैं उन्होंने उनसे जो फर्स्ट क्वेश्चन किया वो ये था कि अर्थ के ऑर्बिट में जो सन के नियरेस्ट और जो फार्थेस्ट प्लैनेट्स हैं उनको क्या कहते हैं। तो जो नियरेस्ट 4 प्लैनेट्स हैं उनको ट्रेस्ट्रायल कहा जाता है। उनको ट्रेस्ट्रायल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड प्लैनेट्स हैं, और वो जो है आप ऐसे समझने के पहाड़ और पत्थर और सख्त मिट्टी और इस तरह की चीज़ें वहाँ पे हैं। और जो 4 प्लैनेट्स बिल्कुल दूर हैं उनको गैस जेंट्स कहा जाता है। उनको गैस जेंट्स क्यों कहा जाता है? उनको गैस जेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो ग्लोब्स ही गैस के ही बने हुए हैं और वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, वो लार्जर इन साइज़ है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे ये पूछा गया कि चेयरमैन ने पूछा 3 डिवाइडेड बाय 0, तो कहते हैं मैंने आंसर दिया इन्फिनिटी, और इन्होंने बिल्कुल ठीक आंसर दिया इन्फिनिटी। देखिए 0 जो है ना वो एक अनडिफाइंड आप ऐसे समझ लें कि वैल्यू है मैथमेटिक्स की। और इन्फिनिटी क्या होती है? इन्फिनिटी का मतलब भी एक अनडिफाइंड वैल्यू ही होती है। इन्फिनिटी नंबर्स का एक टाइप है। इन्फिनिटी बेसिकली कोई नंबर नहीं है। हम अक्सर यही कहते हैं कि इन्फिनिटी 0 ही है, लेकिन इसके कंसेप्ट को समझें कि इन्फिनिटी असल में क्या है। इन्फिनिटी ये है कि ऐसा नंबर जिसको डिफाइन ना किया जा सके, ठीक है, लेकिन वो किसी भी नेचुरल नंबर से बड़ा हो। इन्फिनिटी ऐसा नंबर होता है। अब 0 किसी भी नेचुरल नंबर से बड़ा तो नहीं है, लेकिन ये इन्फिनिटी है। उसकी वजह ये है कि 0 एक अनडिफाइंड वैल्यू है। अब अगर हम 3 को 0 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर नो डाउट 3 ही बचता है, क्योंकि जब हमारे पास एक अनडिफाइंड वैल्यू मौजूद है तो हम उससे कैसे उसको डिवाइड करेंगे? ये तो कभी मुमकिन ही नहीं है। और अगर हम इसको इज़ इक्वल करें 0 को, तो हम 0 के अगेंस्ट कोई भी ऐसा नंबर ना पुट नहीं कर सकते जो 0 के इक्वल हो। तो इसलिए 0 जो है एक अनडिफाइंड नंबर है, और इन्फिनिटी की ख़ासियत भी ये है कि इन्फिनिटी अनडिफाइंड नंबर होती है, और लेकिन एक शर्त है कि ये नेचुरल नंबर से बड़ी होगी। लेकिन अनडिफाइंड होना इसकी मेन क्वालिटी है, तो 0 भी एक अनडिफाइंड नंबर है, तो इसलिए हम इसको 0 को इन्फिनिटी कह सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि जो चेयरमैन हैं वो नमाज़ पढ़ने चले गए, और उसके बाद जो फर्स्ट मेंबर थे उन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए। व्हाट आर एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़? ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे मैंने अपनी वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर किया है कि एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ आर फ़िलासफ़ीज़ दैट डील्स विद द थ्योरी मेकिंग ऑफ एजुकेशनल पर्सपेक्टिव्स। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आप डिटेल में अगर बताना चाहें तो आप सारी एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ के नाम बताएँ और उनको फर्दर थोड़ा-थोड़ा इलैबोरेट करते जाएँ। उसके बाद क्वेश्चन उनसे पूछा गया व्हाट इज़ वर्चुअल एजुकेशन? तो बेसिकली वर्चुअल एजुकेशन जो है ये ऑनलाइन एजुकेशन को ही कहा जाता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वर्चुअल एजुकेशन जो है वो डिस्टेंस एजुकेशन की एक सब टाइप है। ठीक है। इसको अगर आप इंग्लिश में डिफाइन करेंगे ना तो आप कहेंगे कि वर्चुअल एजुकेशन मीन्स द एजुकेशन गेटिंग थ्रू आईसीटी। आईसीटी मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक हो गया। अब ऑनलाइन जितने भी सेशंस आप अटेंड करते हैं वो वर्चुअल एजुकेशन की साइड पे आ जाएंगे। फिर फर्दर इसकी जो है ना डिफरेंट टाइप्स हो जाती हैं, जैसे फ्लेक्सिबल और इस तरह की लर्निंग जो है वो वर्चुअल लर्निंग के अंडर फॉल करती है। एम्बेडेड हो गई, इस तरह की चीज़ें। उसके बाद क्वेश्चन है जॉन डेवी के करिकुलम का नेम क्या है? अब जॉन डेवी का जो करिकुलम है उसको मुझे तो उसका नेम जो है उसके 5 लेवल्स मिलते हैं, और उसका नेम जितनी भी बुक्स मैंने स्टडी की है तो डेवीज़ करिकुलम के नाम से वो मशहूर है। हो सकता है कि क्वेश्चन ये ना हो, क्वेश्चन ये किया गया हो कि जॉन डेवी का करिकुलम क्या है। तो जॉन डेवी का करिकुलम जो है वो एक्टिविटी बेस्ड है और इंटीग्रेटेड करिकुलम को प्रमोट करती है प्रोग्रेसिविज्म की फ़िलासफ़ी। तो हम कह सकते हैं कि जॉन डेवी का जो करिकुलम है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, चाइल्ड फ्रेंडली है, एक्टिविटी बेस्ड है, सोशल कोहेरेंस है उसके अंदर, और इंटीग्रेटेड करिकुलम है। लेकिन नेम मुझे जहाँ भी मिला है डेवीज़ करिकुलम के नाम से ही मिला है। क्वेश्चन नंबर 4 है फ़िलासफ़ी का एजुकेशन के साथ क्या लिंक है? देखिए सबसे पहले तो आप ये समझें कि इनका आपस में लेवल क्या है। इनका लेवल जो है वो इंटरडिपेंडेंस का लेवल है। अब लेवल 3 टाइप्स के होते हैं, डिपेंडेंट का लेवल, इंडिपेंडेंट का लेवल और इंटरडिपेंडेंस का लेवल। डिपेंडेंट लेवल ये होता है कि दो फॉर एग्जांपल 2 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो एक पार्टिसिपेंट जो है वो दूसरे पर डिपेंड करेगा। ठीक है।
और अगर इंडिपेंडेंट होगा तो दोनों इंडिविजुअली एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होंगे, बल्कि वो इंडिपेंडेंटली अपना वर्क, अपनी ज़रूरत पूरी करने के काबिल होंगे, अपना वर्क जो है परफॉर्म करने के काबिल होंगे। लेकिन जो इंटरडिपेंडेंस का लेवल होगा उसमें वो दोनों पार्टिसिपेंट्स जो हैं एक दूसरे के लिए इक्वली यूज़फुल होंगे, इक्वली हेल्पफुल होंगे, इक्वली ज़रूरी होंगे एक दूसरे के लिए। ठीक है। अब फ़िलासफ़ी क्या करती है? फ़िलासफ़ी हमें ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड करती है एजुकेशन के, हमें थ्योरी मेकिंग का काम करके देती है फ़िलासफ़ी। और एजुकेशन क्या करती है? उस थ्योरी की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एजुकेशन है। मतलब जो ऑब्जेक्टिव्स हम फ़िलासफ़ी के अंडर सेट करते हैं, एजुकेशन हमें उस पे इम्प्लीमेंटेशन देखी देती है। अब ज़रा सोचें कि एजुकेशन के पास अगर ऑब्जेक्टिव्स ना हों तो एजुकेशन किस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करेगी? और अगर फ़िलासफ़ी में जो हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, तो उन ऑब्जेक्टिव्स के सेट करने का हमें क्या बेनिफिट है अगर उस पे इम्प्लीमेंट ही ना किया जाए? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फ़िलासफ़ी और एजुकेशन जो है वो इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे इक्वली डिपेंडेंट है। मतलब जितनी ज़रूरत फ़िलासफ़ी को एजुकेशन की है, उतनी ही एजुकेशन को फ़िलासफ़ी की भी ज़रूरत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है जी, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन एजुकेशन की ऐसी टाइप है जिसमें हम एक ही क्लास में, सिंगल क्लास में जनरल एंड स्पेशल स्टूडेंट्स को, जनरल या वोकेशनल स्टूडेंट्स को, जनरल या माइनॉरिटी या माइनर कम्युनिटीज़ या माइनर लैंग्वेज से रिलेटेड स्टूडेंट्स को इकट्ठा कर देते हैं एक ही क्लास रूम में। अब इसके बाद उन्होंने पूछा कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस इसके ये होंगे कि मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा कम्युनिटी की जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा सोशल कोहेरेंस पैदा होता है। सोशल रूल्स जो हैं वो बच्चों की समझ में आते हैं। एक दूसरे की कम्युनिटी के हवाले से बच्चे जो हैं वो नॉलेज गेन करते हैं और इनिशियल स्टेज पे गेन कर लेते हैं। उसके अलावा जब बचपन में बच्चे जो हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो नो डाउट जब वो बड़े होते हैं तो उनमें फिर नेगेटिविटी का एलिमेंट नहीं पाया जाता। जैसे अगर कोई माइनॉरिटी है, अगर बचपन में आपके रिलेशंस फ्रेंडली रहे हैं उस माइनॉरिटी के साथ, तो नो डाउट जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपके रिलेशंस उसी तरह फ्रेंडली ही रहेंगे, क्योंकि आपका एक माइंड मैपिंग जो है आपकी हो चुकी होगी और आपका एक मेंटल कंसेप्ट डेवलप हो चुका होगा। तो इसका एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि सोशल लेवल पे जो है ना, हम कह सकते हैं कि पुरअमन बच्चे को बना देती है ये चीज़। लेकिन अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो फॉर एग्जांपल मैं एक डेली लाइफ एग्जांपल आपके सामने रखती हूँ कि एक स्पेशल एजुकेशन का स्टूडेंट है जो कि ब्लाइंड है। ठीक है। अब अगर जनरल क्लास में वो जनरल स्टूडेंट्स के साथ लर्निंग कर रहा है तो ज़ाहिर सी बात है अब उसकी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो ऐसे नहीं हैं जो उसको परमिट करें कि वो जनरल एजुकेशन की क्लास में बैठे, या इंक्लूसिव एजुकेशन जो है उसके लिए सूटेबल नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है ब्लाइंड स्टूडेंट्स को ब्रेल सिस्टम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन जनरल क्लासेस में ब्रेल सिस्टम अवेल नहीं होता। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। उसके अलावा अगर हम इसके डिफरेंट डिसएडवांटेजेस देखें तो हम ये कह सकते हैं कि मतलब जनरल क्लास में ऐसे स्टूडेंट जो मेंटली जो है शार्प होते हैं और ऐसे स्टूडेंट जो मेंटली स्लो लर्नर्स हैं, तो क्या वो एक जैसे ऑब्जेक्टिव्स पे इक्वली वर्क कर सकेंगे? कभी भी ऐसा मुमकिन नहीं है। तो जो स्लो लर्नर्स हैं उनके लिए अलग से ऑब्जेक्टिव सेट होने चाहिए सो दैट वो गिल्ट फील ना करें, वो अपने आप को इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्स का शिकार ना समझें। ठीक हो गया। उसके बाद देख लेते हैं जी क्वेश्चन। वो कहते हैं कि इसके बाद 2 क्वेश्चन और किए, वो मुझे याद नहीं है, तो अब जब क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम उसको डिस्कस भी नहीं कर सकते। फिर जो सेकंड मेंबर हैं उन्होंने उनसे पूछा और वो जो मेंबर हैं वो लग नहीं रहे कि मतलब सेकंड मेंबर से सेटिस्फाइड है। वो कहते हैं कि पिछले साल भी ये थे और बड़े अजीब से सवाल करते हैं। उन्होंने ये पूछा है उनसे कि व्हाट इज़ डिसीजन मेकिंग। आपको पता है कि डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, रूल्स बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं, रूल सेट करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। अगर इसको हम इंग्लिश में डिफ़ाइन करेंगे ना तो हम कहेंगे कि डिसीजन मेकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डाटा। जब हम डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं नो डाउट हम डिसीजन कर लेने के लिए हम उसको एनालाइज भी करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, एनालाइजिंग दैट डाटा एंड देन रीच एट द स्पेसिफिक और यू मे से दैट सूटेबल कंक्लूजन। ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग ये है कि मतलब आप इन्फो इकट्ठी करते हैं, उसके बाद आप उसको एनालाइज करते हैं, फिर उसको सिंथेसाइज करते हैं और उसके बाद आप एक सूटेबल कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं। अब उसके बाद उन्होंने ये बड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन किया है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है और ऑपरेशनल प्लानिंग क्या है। सबसे पहले तो आप ये देखें, ये जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना, मैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है, मतलब स्ट्रेटजी क्या है, आप एज ए टीचर खुद को देखें।
आप जब भी अपना लेसन प्लान करने लगते हैं या आपने अपने एजुकेशनल गोल्स जो हैं उनको अचीव करना होता है, तो नो डाउट आप स्ट्रेटजी बनाते हैं या आपको बनी बनाई स्ट्रेटजी मिलती है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। आपने उस स्ट्रेटजी को फॉलो करना होता है। अब स्ट्रेटजी किसी भी गोल को अचीव करने के लिए बनाई जाती है। गोल आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटर बैठा होता है। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अकॉर्डिंग टू मी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। ठीक हो गया। अगर मैं होती तो मैं इस क्वेश्चन को इसी तरह ही अटैम्प्ट करती। बाकी आप लोगों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अब आ जाते हैं ऑपरेशनल प्लानिंग की तरफ। ऑपरेशनल प्लानिंग क्या करती है? जो हमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लेवल पे हमने स्ट्रेटजी या गोल सेट किए हैं या कोई स्ट्रेटजी डेवलप की है, स्ट्रेटजिक प्लानिंग की है, तो उस पे इम्प्लीमेंट करेगी ऑपरेशनल प्लानिंग। ऑपरेशनल का मतलब आपको पता है कि ऑपरेशंस परफॉर्म करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, फर्दर वर्क करना, फिज़िकल वर्क परफॉर्म करना, या अगर मेंटली भी है तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से करना प्लानिंग। तो इम्प्लीमेंटेशन का काम किसका होता है? मैनेजमेंट का होता है, नो डाउट। तो जो मैनेजमेंट है वो ऑपरेशनल प्लानिंग पे वर्क करेगी। और यही एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में मेन डिफरेंस भी है कि अगर हमसे ये भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो हम कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन डील्स विद स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वेयर एज मैनेजमेंट डील्स विद ऑपरेशनल प्लानिंग। उसके बाद उन्होंने थर्ड क्वेश्चन किया कि 21st सेंचुरी कॉलेज स्टूडेंट्स जो हैं उनकी स्किल्स कैसी होनी चाहिए, जो सजेस्ट की गई हैं 21st सेंचुरी में स्टूडेंट्स के लिए स्किल, वो बताएं। इन स्किल्स को 4 C's भी कहा जाता है, 4 C's ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है इनको। इसमें ये है कि 21st सेंचुरी की अप्रोच ये है कि जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। सी फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, सेकंड सी क्रिएटिविटी, थर्ड सी कोलैबोरेशन, फोर्थ सी कम्युनिकेशन। अब ये कहते हैं कि जो फर्स्ट लेवल पे स्टूडेंट हैं उनमें क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। लेक्चरर्स या उनकी जो टीचर्स हैं उनको इस काबिल बनाएं कि वो क्रिटिकल थिंकिंग कर सकें। उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग जब बंदा करता है तो नो डाउट उसकी जो प्रोडक्ट हमें मिलती है वो क्रिएटिविटी की सूरत में मिलती है। ठीक है, मतलब सिंथेसाइज कर लेना किसी चीज़ को। उसके बाद जो थर्ड सी है कोलैबोरेशन, तो सोशल कोहेरेंस को प्रमोट करने के लिए इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया गया था कि स्टूडेंट्स में कोलैबोरेशन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब वो एक दूसरे को कम्पीट ना करें बल्कि मिल के एक टीम की तरह वर्क करें और कोलैबोरेट करना सीखें। आपको पता है कि स्टूडेंट्स को गेम्स भी जस्ट इसीलिए करवाई जाती हैं ताकि उनको कोलैबोरेशन सिखाई जा सके। उसके बाद जो फोर्थ सी है वो डील करता है कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ। तो जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको डेवलप करना, बेशक हमारी वो बॉडी लैंग्वेज हो, नॉन बॉडी लैंग्वेज हो, वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, एक्सप्रेशंस हो, जिस तरह की भी हमारी कम्युनिकेशन हो, मतलब उन कम्युनिकेशन के स्किल्स को प्रमोट करना कि मतलब वो जब किसी के सामने बैठे हों या कहीं अच्छी सोसाइटी में, किसी अच्छी सर्कल में वो मूव करना चाहते हैं तो उनके अंदर इतने गट्स होने चाहिए, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो अपने आप को एक बेस्ट इंडिविजुअल या एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी जो है वो शो कर सकें। उसके बाद वो कहते हैं कि एक दो क्वेश्चन और भी थे जो मुझे याद नहीं, तो वो जब क्वेश्चन नहीं है तो हम भी डिस्कस नहीं कर सकते। होपफुली आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।